जितने भी मनीष कश्यप के सपोर्टर इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों के लिए बहुत ही दुखद समाचार लेके आ रहा हूं। और मनीष कश्यप के जितने विरोधी हैं उन लोगों के लिए सुखद समाचार है। मामला यह है कि जिस प्रकार से तमिलनाडु वीडियो प्रकरण में मनीष कश्यप के ऊपर दिन पर दिन जो है एक एक एफआईआर होता जा रहा है, एनएसए लगाया जा रहा है, वैसे ही उनकी मुश्किलें जो है अब और बढ़ती जा रही है। मामला यह हुआ है कि उनके केस को सुप्रीम कोर्ट तक लेके जा चुका है और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हुई है। और आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़ी वकील जो है कपिल सिब्बल जी इस मामले में हस्तक्षेप किए हुए हैं और वो मनीष कश्यप के सपोर्टर में नहीं, मनीष कश्यप के विरोध में जो है, मतलब उनके सामने से जो है वो इस मामले को जो है वकालत कर रहा है, मतलब वो उनके खिलाफ वकालत कर रहा है। अब आप समझ सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े वकील कपिल सिब्बल जैसा अगर वकील मनीष कश्यप के अपोजिट में अगर केस को लड़ रहा है, तो क्या वाकई में जल्द से जल्द मनीष कश्यप को रिहाई हो सकती है? क्या वाकई में मनीष कश्यप जल्द से जल्द बाहर आ सकते हैं? क्या संभव लग रहा है कि कपिल सिब्बल जैसे बड़े से बड़े वकील मनीष कश्यप के अपोजिट में खड़े हो चुके हैं? और आपको मैं बता दूं, हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के जाने माने वकील शिवनंदन भारती जी हैं, जो इस मामले पर शुरुआती समय से ही बात कर रहे हैं और जितनी सही जानकारी है, जो सटीक जानकारी है और मामले में कौन कौन सा केस है, कौन कौन सा केस है जो है दायर हुआ है, किस मामले में उनको बेल मिलेगा नहीं मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट में जो है अर्जी दायर की गई है कि जितने भी एफआईआर है, तमिलनाडु में जो 14 है, बिहार में 13 है, सबको एक जगह पटना लाया जाए। उस मामले में क्या सुनवाई हुई है उसकी जानकारी हम इस वीडियो में आपको देंगे। सर, सबसे पहले तो इंडियन टाइम्स न्यूज पर आपका स्वागत जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी जी। सर, सबसे पहला मेरा सवाल है कि क्या लग रहा है कि जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है, आपको क्या लग रहा है उस मामले में? देखिए, ये प्रक्रियात्मक चीज़ है जो मैंने शुरू से कहा और अभी मैं कर रहा हूँ। बहुत उतावलेपन में आके बात करने से कुछ नहीं होगा। कानून का अपना एक प्रक्रिया है जी। इस पूरे प्रकरण में जो आप देखेंगे तो जो अधिनियम जो है एनएसए लग जाने के बाद केस इसलिए कठिन हो गया कि 3 महीना तक आपको वो विदाउट एनी रीजन पुलिस को पावर है कि वो रख सकता है, कुछ करना ही कुछ नहीं करना है। तो ऐसे परिस्थिति में वो माननीय न्यायालय को हालांकि शक्ति है, सुप्रीम कोर्ट को, लेकिन सामान्यतः वो हस्तक्षेप करने से बचती है। वो कहती है कि भाई जब सरकार के अधीन मामला है तो उस पर मैं क्यों अभी कुछ बोलूँ। तो 3 महीना तक तो वैसे ही है, लेकिन जो पूरी प्रक्रिया है कोई देखिए जो बातें हैं कि तमिलनाडु सरकार जी आज तक ये इतिहास में समझिए कि बहुत रेयरली इस तरह का परिस्थिति मिलता है कि प्राइवेट किसी व्यक्ति को उसको इतना, चूँकि उन लोगों का फी बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो उतना पेमेंट करके एक साधारण व्यक्ति के खिलाफ यदि इतना मामला होता है और इतनी कॉस्टली एडवोकेट को रख के यदि विरोध कराया जा रहा है, तो ये केस अपने आप में सरकार की कितनी तत्परता है उसको बयां करती है कि सरकार कहीं भी किसी भी तरीके से अपने तरफ से वो जो है सो कोई भी लेकुना छोड़ना नहीं चाह रही है। तो वो जरा सा भी लापरवाही नहीं बरत रही है, चाहे वो पुलिस के स्तर पर हो, प्रशासनिक स्तर पर हो, अनुसंधान के स्तर पर हो या फिर कोर्ट के अंदर भी हो। तो ये तमाम तरह से वो चौकस अपना चारों तरफ से घेराबंदी कहिए तो कर रहे हैं। अब बाकी अब न्यायालय के समक्ष जो बातें अब आएगी दोनों तरफ का, हालांकि उन्होंने नोटिस किया है अपोजिट पार्टी को, तब वो आगे देखा जाएगा कि अब क्या हो सकता है। जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर किया गया था कि सारे मामले को पटना लाया जाए, क्या लग रहा है कि सारे जो मामले हैं मनीष कश्यप के ऊपर उसको पटना शिफ्ट किया जा सकता है या हो पाएगा? बहुत अनेकों केस में हुआ है जी। इस केस में भी होने की पूरी संभावना है कि जब 2 राज्यों में एक ही कॉज ऑफ एक्शन से केस अराइज हुआ है जी, तो ऐसे परिस्थिति में जो है सो वो एक करने की शक्ति है और सामान्यतः कर भी दिया जाता है जी। तो इससे लेकिन केस आपका वहाँ चले यहाँ चले एक जगह चले, केस में ट्रायल फेस करना पड़ेगा, ये एक मैटर अहम है। दूसरी बात कि बेल कैसे मिले। अभियुक्त जो कोई भी व्यक्ति जब जेल जाता है तो जेल जाने के बाद बेल के लिए लोग सोचता है तो बेल में जो पूरी प्रक्रिया है, तो ये जो अभी जो परिस्थिति बन रही है उसमें कम से कम 6 महीने का वक्त इनको लग सकता है मिनिमम। बाकी हाई कोर्ट
तक जो प्रक्रियाएं हैं, चूँकि पटना में भी बहुत केस है, तमिलनाडु में भी केस है, अब बेल लेना होगा तो सभी केस में होगा बेल, सभी केस में तो उस और हाई कोर्ट में डायरेक्ट बेल के लिए आप अर्जी नहीं दे सकते। जो प्रक्रिया है कि निचली अदालत से आपका बेल जब रिजेक्ट होता है तब आप वहाँ जाते हैं। तो ये सब प्रोसेस होते, लोगों को समझने में भूल होती है कि सुप्रीम कोर्ट गए तो क्या वहाँ पर, और कुछ लोग कहना नहीं चाहिए, एडवोकेट ही हैं, कुछ अफलातूनी बयान भी दे रहे हैं जी 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 जी, जिसका कोई ये अब बेल के संबंध में जब आप जाएंगे तो जब निचली अदालत से जाएंगे, माने सेशन न्यायालय के बाद हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तब आपका वो चीज़ होगा। तो इस जो चूँकि नंबर ऑफ FIR है, तो इसमें आपको वो विहित प्रक्रिया के तहत ही वहाँ पर पहुँचेंगे तो आपका सुनवाई होगा। तो ये लोग जल्द नहीं समझ पा रहे हैं और इसके प्रक्रिया में आपको समय लगता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि मिनिमम 6 मंथ का वक्त इस पूरे प्रकरण में लगेगा। मतलब कि लंबा समय लगने वाला, जिस प्रकार से बहुत सारे जो है वीडियो बनाकर डाल रहे हैं कि मनीष कश्यप जल्द आ रहा है, मनीष कश्यप इस दिन आ रहा है, मनीष कश्यप फला दिन आ रहा है, तो कहीं ना कहीं जो है ये अफवाह फैलाया जा रहा है, समय लंबा लगने वाला है। ये देखिए हकीकत है, आप इस चीज़ को स्वीकार करिए। बहुत लोग अपने जो वीक पॉइंट होता है उसको नहीं बोल पाते हैं। हकीकत ये है कि इतने बड़े सरकार की तत्परता है, सारे केस में जो हाई कोर्ट लेवल से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हर जगह वो अपना अच्छे से उसको विरोध भी कर रहे हैं। तो ऐसे में जो है सो समय लगना लाजमी है और समय लगेगा ही, और जो प्रक्रिया है उसको फॉलो करना ही पड़ेगा। एक उदाहरण के तौर पर आप समझिए, जो लोग जनरली नहीं समझते हैं, ये जो प्रक्रियात्मक लेट है, ये नहीं कि वो दोषी है इसलिए इतना दिन जेल में रहना पड़ा, वो सब मैटर नहीं है। ये प्रोसीजरल एरर है। सपोज कि कोई लेडी प्रेग्नेंट हो तो 9 महीना उसको पेट में रखना ही होगा, तभी जाके ऑपरेशन करके भी निकाला जाता है। तो ये बेल फाइल होने के बाद डायरी आना है, उस पर फिर बहस होना है, फिर उसके बाद यदि आपको सेशन न्यायालय नहीं देता है तो हाई कोर्ट आइए, हाई कोर्ट नहीं दिया तो ये प्रक्रियात्मक लेट है। उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ टाइम लग सकता है, लेकिन 6 महीना से साल भर का भी लग सकता है। लेकिन जिस प्रकार से इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के जाने माने जो वकील हैं कपिल सिब्बल जी, अब वो मनीष कश्यप के अपोजिट में जो है इसमें जो है वो बहस कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि इतने बड़े जो है वकील मनीष कश्यप के विरोध में कैसे संभव हो पा रहा है? कोई बड़ा मुकदमा तो नहीं है कि मनीष कश्यप के विरोध में इस चीज को खड़ा किया जाए? ये बड़ा और छोटा कुछ नहीं होता है। ये जो आप कोर्ट में डॉक्टर के पास जाएंगे तो कहते हैं 1000 पेशेंट का इलाज किया, एक आदमी कोई मर जाता है, तो डॉक्टर से पूछेगा, बोला कि मेरा तो रेशियो अच्छा है कि मैंने इतना इलाज किया, एक पेशेंट मेरा मर गया, यानी एक फाइल खराब हो गया। लेकिन जान तो एक ही होता है। जिसकी जान गई उसके दृष्टिकोण से सोचेंगे अरे वो तो मर गया, उसके पूरे परिवार बर्बाद हो गए। ठीक उसी तरीके से एडवोकेट के चैम्बर में आप जाएंगे तो कहेंगे कि इतने सारे फाइल थे, एक केस मैंने हारा, लेकिन उस आदमी का फाइल नहीं जिंदगी होता है किसी एक व्यक्ति का। तो केस कोई बड़ा और छोटा नहीं होता है, क्योंकि हर व्यक्ति का उसमें किसी का जिंदगी बसा होता है। लेकिन कपिल सिब्बल जैसे दिग्गज वकील को खड़ा करना कहाँ तक उचित लग रहा है? उनको तो सपोर्ट में रहना चाहिए कि जल्द से जल्द मनीष कश्यप को रिहाई हो पाए। सर ये नहीं आप कह सकते हैं, क्योंकि वकील का जो अपना एक होता है कि वो जो कानूनी बात होता है, जो उनके पास अप्रोच करते हैं। यदि मनीष कश्यप के परिवार वाले परिजन यदि कपिल सिब्बल साहब से पहले अपॉइंटमेंट ले लिए रहते तो वो उनके होते हैं। वो तो भाई कि मैं कानून का जानकार हूँ, जो मेरे पास आएगा चाहे पक्ष या विपक्ष, उनकी बात रखी जाए, उनके तरफ से वो पहल। लेकिन पक्ष में कौन वहाँ पे इनके साथ खड़े हैं मनीष कश्यप? देखिए उसमें प्रत्येक दिन वहाँ पर बदलते हुए वकील नजर आ रहे हैं। कल आज ये तो कहीं ना कहीं असंतुष्टि हो रही है उन लोगों की कि या क्या आज ये रहेंगे, कल वो रहेंगे, परसों वो रहेंगे, उस तरह का सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तो कहीं ना कहीं कोई खास पर्सन नहीं है के साथ, कोई अभी तक नहीं दिख रहा है जो कोई आदमी अपने बात पर स्टैंड करे। तो ये सब हो रहा है, लेकिन ओवरऑल क्योंकि जब लोगों को नाकामयाबी मिलने लगती है तो लोगों को लगता है कि इनसे बेहतर और कोई कर सकता है, तो साइकोलॉजिकली भी ऐसा करते हैं। तो ये सब कहीं ना कहीं वो साइकोलॉजिकली प्रेशर की वजह से इस तरह की सब बदलाव आ रहा है। सर जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया है और जिस प्रकार से मनीष कश्यप के ऊपर NSA लगाया गया है, हमारे दर्शकों को जरा बताइए कि NSA का मतलब क्या होता है और आखिर में मनीष कश्यप के ऊपर क्यों लगाया गया? देखिए NSA जो है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है जिसको रासुका भी बोलते हैं। तो इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत इसमें 1980 में आया था इसमें।
तो ये जो एक्ट है, जब राष्ट्र की किसी व्यक्ति से राष्ट्र की सुरक्षा की संभावना हो, बड़ा शब्दों को समझिए, संभावना मात्र से व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है, भले उसने अपराध नहीं किया हो। जैसे माने साधारण शब्दों में आप समझिए कि कोई व्यक्ति है जिसका पर्सनैलिटी ऐसा है कि वो कुछ बोले, जी जी जी, तो यहाँ पर माने राष्ट्र की सुरक्षा के बारे में लगता है कि जैसे एक एग्जाम्पल आप समझिए, अहित हो सकता है कि कोई व्यक्ति, जैसे कोई भी नामी गिरामी जिसको आप जान, सपोज कि एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ, जैसे हिटलर मान लीजिए, हिटलर नहीं, आप मान लीजिए कि अमिताभ बच्चन जी, यदि वो अपील करें कि हिंदुस्तान की सरकार अच्छी नहीं है, मैं एक माने जो भी उनके अपील पर लोगों को जाने की संभावना है, जी जी जी, तो इस सरकार को लगे कि वो ये सुरबुरा रहे हैं, उनको माने हमको संदेह है कि ये व्यक्ति सरकार के विरुद्ध कोई काम कर सकते हैं या कुछ बोल, तो विदाउट एनी रीजन, वो किए भी नहीं है जी, लेकिन फिर उनको उठा के 3 महीना के लिए पैक कर दिया जाएगा मिनिमम कि आप ऐसा नहीं कर सकते, भले उसकी गलती हो या नहीं हो। तो वो संदेह मात्र पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति देती ताकि वो इस तरह का कोई एक्टिविटी करे नहीं। जी। मनीष कश्यप के केस में वो अन्य केस में क्या होता है कि केस हो चुका है, जी जी जी, यदि कोई व्यक्ति मर्डर कर देता है तब उसको जेल होती है, चोरी कर देता है तब जेल होता है, करने से पहले यदि कोई आदमी सोच रहा है तो उस आधार पर नहीं, संदेह के आधार पर नहीं होता है। तो यहाँ पर वो अंतर होता है, जी जी, तो वो संदेह के आधार पर इनके ऊपर है। तो जिस प्रकार सरकार लगाती है उसी प्रकार से सरकार को शक्ति है, सरकार वापस भी लेती है, और अनेकों केस में लिया है, अनेकों लोगों पे लगा है। रासू काका अभी आपको जानकारी के लिए बता दें, जो कुछ लोगों को नहीं जानकारी है, जी जी, अभी वो भीम आर्मी के जो ये है वो रावण जी जो टाइटल है, जी जी, उनका उनके ऊपर भी लगा है जी। इससे पहले वरुण गांधी पर भी रासुका लगा था, जो जी, वापस भी हुआ था, जी, सुप्रीम कोर्ट वो खुद वापस लेती है। तो वो बहुत लोगों पे रासुका लगा है, तो समय के अंतराल पर वो लगता भी, और सरकार चाहे तो वापस भी लेती है। तो 3-4 महीने का वक्त इनको जो है सो झेलाने के लिए इस तरह की बातें होती है, फिर स्वतः सरकार चाहे तो उसको हटा। जरा सर ये बताइए, जिस प्रकार से उनके ऊपर NSA लगाया गया है, NSA और 1947 से पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी था, और वो काला कानून लगाता था कि किसी भी व्यक्ति पे अगर शक होता है तो उसको जो है हम जेल में डाल दे सकते हैं। उस मामले में महात्मा गांधी को भी, पंडित जवाहरलाल नेहरू को और बाकी सबको जेल में भरा गया था। सर क्या इसमें अंतर है या दोनों सेम है? देखिए, रॉलेट एक्ट आया था। हाँ, रॉलेट एक्ट, तो उसको जो है काला कानून, नो दलील नो वकील का एक सिद्धांत, सीधे शक होने पर उनको डाल देना बस, नो दलील नो वकील, और इसमें डायरेक्ट सजा होती थी। जी जी। इसी कानून का विरोध बहुत व्यापक पैमाने पर हुआ, जिसके विरोध में मीटिंग भी हो रही थी, तो जलियांवाला बाग का कांड हुआ, बहुत सारी बातें हुई। तो उसमें केवल संदेह मात्र पर कि महात्मा गांधी के बात में इतनी शक्ति है कि वो चाहे तो सरकार को हिला सकती है, जी जी, तो उनको कर दिया जाता था बंद। तो इसकी बड़ी कड़ी आलोचना हुई, और ये एक्ट बाद में जब आज़ादी के समय में ये फिर वापस भी हुआ आज़ादी। उसके बाद आज़ादी के बाद आपने सुना होगा कि इमरजेंसी के टाइम में मीसा एक्ट आया। जी जी। तो मीसा एक्ट में भी इसी तरीके से नेताओं को डाल दिया गया था इमरजेंसी के टाइम में। इसकी भी कड़ी आलोचना हुई, और जब इसके वजह से कांग्रेस की सरकार हिल गई थी तो जनता दल की सरकार बनी। जी जी। और ऐसे परिस्थिति में इसको मीसा अधिनियम जो था उसको भी जो है सो निरस्त कर दिया गया। उसके बाद पुनः जब कांग्रेस की सरकार 1980 में बनी और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी बनी थी, उसी टाइम में रासुका आया था, NSA जिसको कहते हैं, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, और उसके तहत केवल संदेह के आधार पर लोगों को गिरफ्तार करने का, और ये सरकार की शक्ति है जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार चाहे तो किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। लेकिन क्या दोनों सामान्य है कि नहीं है सर? NSA और जो रॉलेट एक्ट कानून, काला कानून था सर, समानता उससे इसकी नींव और बुनियाद उसी ब्रिटिश हुकूमत के टाइम से ही पड़ी थी। तो ये बहुत ही माने रेयर सिचुएशन में लगाने की प्रावधान था, लेकिन आज के डेट में ये कहने में कहीं अतिशयोक्ति नहीं है कि इस सब अधिनियम का राजनीतिक कारणों से अब उपयोग होने लगा, जैसे कि वरुण गांधी, भीम आर्मी के जो संस्थापक हैं उनके खिलाफ और अन्य लोगों पर। तो अब ये इसमें कहीं कहने की अतिशयोक्ति नहीं। कई बार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी की है ये इस सब अधिनियम का
जेन्युइन ग्राउंड पे लगाना चाहिए, केवल राजनीतिक कारणों से नहीं लगाना चाहिए। ये सब बातें होती है। लेकिन सर मनीष कश्यप के तो ऊपर लगा दिया गया, क्या लग रहा है अगर मनीष कश्यप के ऊपर NSA लगाया गया है और वो सिद्ध नहीं होता है और उनको 3 महीने 4 महीने जेल में रखा गया है, तो क्या उसका हर्जाना सरकार भरेगी? ये सब बहुत लास्ट पीरियड का चीज़ है। जब आप एक्यूटल हो जाते हैं तब आप मुआवजा के लिए क्लेम करेंगे और एक्यूटल होने में बहुत वक्त लग जाता है। जरूर सर, आखिरी सवाल पूछना चाहते हैं, दर्शकों को जरा बताइएगा, अब तो मनीष कश्यप की मुश्किलें जो है वो बढ़ती जा रही हैं, इस मामले में क्या लग रहा है, कब तक जो है उनको रिहाई मिलने का चांस है या कितना लंबा समय लग सकता है? इसकी कोई फिक्स पैमाना नहीं है कि कितने दिन में निकलेंगे, लेकिन प्रक्रिया का जो मैंने बताया, जितने सारे केस हुए हैं सभी में बेल लेते लेते हाई कोर्ट तक सफ़र करना पड़ सकता है। तो ऐसे परिस्थिति में 6 महीना से लेकर 1 साल तक के बीच में इनको बेल होगा और वो निकलेंगे। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा आप जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, आपको इस वीडियो के माध्यम से समझ आ गया होगा कि मनीष कश्यप का मामला जो है वो पटना हाई कोर्ट, तमिलनाडु हाई कोर्ट के अलावा सुप्रीम कोर्ट में भी जा चुका है और उस मामले में जो है बहुत कार्रवाई हो रही है। जितने भी वकील हैं अपना जो है पूरा दमखम लगा रहे हैं, लेकिन मनीष कश्यप के अपोजिट में कपिल सिब्बल जी खड़े हो गए हैं, जिससे मनीष कश्यप की मुश्किलें जो है अब वो बढ़ रही है। लेकिन ये कहा नहीं जा सकता है कि मनीष कश्यप कब तक रिहा हो सकते हैं या मनीष कश्यप को कब तक बेल मिल सकता है। बस सब्र रखना है और हमें बिहार प्रशासन, बिहार पुलिस, साथ ही साथ तमिलनाडु प्रशासन, तमिलनाडु पुलिस और भारत के संविधान पे भरोसा है। मनीष कश्यप के जिस प्रकार से उनके ऊपर केस लगाया गया, जो दफाएं लगाई है, उसमें उनको न्याय मिलेगा। न्याय सबको मिलती है, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी राज्य का हो, बस इंडियन है तो उसको न्याय जरूर मिलेगा और न्याय पर पूरा भरोसा है। आपको क्या लग रहा है, मनीष कश्यप कब तक रिहा हो पाएंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।